Hello my dear friends and scholars, welcome back to all of you once again to your own channel आनंद द लॉ कॉन्सेप्ट ATLC। फ्रेंड्स, ये एक महत्वपूर्ण वीडियो UGC नेट से लेकर के है और टॉपिक है इन्वायरमेंट। ये आपके पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मेनली पढ़ना क्या है, कुछ कॉन्फ्रेंसेस के बारे में जानना है, कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना है। ठीक है, जो टाइम टू टाइम होते रहे हैं, कुछ क्लाइमेट चेंज पे हैं, कुछ बायोडाइवर्सिटी पे हैं। बहुत सिंपल बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एज वेल एज फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको एक ओवरव्यू के तहत समझ में आ जाएंगे। तो आज हम लोग कुछ कन्वेंशंस कह लीजिए या फिर कुछ प्रोटोकॉल्स कह लीजिए, समिट कह लीजिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली 4 से 5 वो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। तो ये कब फाइनलाइज हुआ था? 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है अगर आपसे सवाल पूछता है या मैचिंग में ऑप्शन देता है तो ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के डिप्लेशन से ये रिलेटेड है। ओजोन लेयर जो आपकी फट रही है उसको कम करने की बात कही गई है, जिसमें 100 मैन मेड केमिकल्स OSD ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस इनको कहा जाता है, उनको रिड्यूस करने की बात कही गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल डिप्लीशन में कौन करता है? HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। इनके खपत को, इनके प्रोडक्शन को एक तरीके से कम करने की बात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, आपको याद रखना है डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर से रिलेटेड है। कब हुआ? 1987 में हुआ है। इसमें 46 सिग्नेटरीज हैं, ये भी एक फैक्ट ध्यान रखिएगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड आपका है रियो समिट ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले तो ये पूछेगा कि रियो समिट किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। इसको और भी कई अन्य नामों से जानते हैं, जैसे रियो डी जेनेरियो समिट 1992। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ये कब हुआ? 1992 में हुआ। अर्थ समिट 1992 के नाम से भी जानते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस के भी नाम से जानते हैं। इसको और एक नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट अनसेड के नाम से, UNCED। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट आउटकम्स थे वो क्या हैं? रियो डिक्लेरेशन कब हुआ? 1992 में। क्या था रियो डिक्लेरेशन? कंटेन 27 प्रिंसिपल्स दैट वर सपोज टू गाइड द कंट्रीज इन फ्यूचर सब्सटेंशियल डेवलपमेंट। तो क्या है? सब्सटेंशियल डेवलपमेंट से रिलेटेड रियो डिक्लेरेशन के 27 प्रिंसिपल दिए गए। नेक्स्ट एजेंडा 21 आया, इसमें इंपॉर्टेंट आउटकम इस समिट से या इस कॉन्फ्रेंस से क्या हुआ? तो एक एजेंडा है 21, क्या है? एक एक्शन प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, बट ये नॉन बाइंडिंग है जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण चीज इससे निकल के आई, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। क्या है? फॉर्मली कॉल्ड नॉन लीगली बाइंडिंग अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट्स of principles for a global consensus on the management, conservation and sustainable development of all types of forest। all types of forest से लेकर के उनके management, conservation और sustainable development SD जिन्हें कहते हैं आप, उससे रिलेटेड ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि नॉन लीगली बाइंडिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, इट मेक्स एनी रिकमेंडेशन फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉरेस्ट्री एंड इज नॉन बाइंडिंग। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि रियो समिट कब हुआ, किससे रिलेटेड था? बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था, इसके 3 आउटकम्स थे। ठीक है, ये सब कुछ आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज अ काइटो प्रोटोकॉल। काइटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। इसमें क्या है भाई? ये कंसेप्चुअलाइज द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो अगर आपसे पूछता है कि काइटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रोटोकॉल था, UNFCC। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है उनको लिमिटाइज करना या फिर रिड्यूस करना, क्योंकि अगर जैसे जैसे ग्रीन हाउसेज इफेक्ट बढ़ेगा आपकी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और इस काइटो प्रोटोकॉल के तहत ये बाइंड करता है डेवलप्ड कंट्रीज को, मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन पर हैवियर बर्डन है कि भाई आप इमिशन कम करो। क्यों? क्योंकि आप डेवलप्ड हो, आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, आप ग्रीन हाउस गैसेस को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। तो इस वजह से काइटो प्रोटोकॉल में
जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन पर हैवियर बर्डन डाला गया है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। तो आप ये देख रहे हैं कि दुनिया में मेन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज का, बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो डेवलप्ड है उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम लोग हैं अंडर डेवलपिंग उनके ऊपर कम, ठीक है। तो ये सारे लोग होंगे विद रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। आपकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, आप उस पर ज़्यादा अच्छे से टेक्नोलॉजी से वर्क कर सकते हो, आपके पास संसाधन है, तो ये आपकी रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ हो गई, क्षमताएं हो गई। इसको देखते हुए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड किया जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक दोहा अमेंडमेंट, काइटो प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट हुआ, दोहा अमेंडमेंट। तो अगर आपसे कभी पूछता है पेपर में कि दोहा अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये काइटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। एक और स्लाइड है आपके सामने, पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ? 2015 में हुआ। ये क्या है? ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक ट्रीटी है, एक कदम आगे है काइटो प्रोटोकॉल से। इसमें क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करना है, जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक रखना है, 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे प्रिफरेबल किया जा रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, जब आप पूरी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर लेते हैं तो वह तकरीबन 1.5 इतनी है। आपको लगता होगा कि आप क्या भाई बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अफ्रीकन कंट्री से गर्मी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोब को देखेंगे आप तो पाएंगे कि आधे से ज़्यादा पृथ्वी तो जो है वो ग्लेशियर से ढकी हुई है, पानी से ढकी हुई है, तो टेम्परेचर कम है एवरेज ओवरऑल देखेंगे, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? 5 ईयर साइकिल पे वर्क करती है कि 5 ईयर साइकिल बनाया जाएगा जिसमें एक्शन प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। 2020 तक जो भी आपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDCS कहते हैं कि आपने क्या प्लान बनाया है अगले 5 साल के लिए, वो आप 2020 तक कंट्रीज से कहा गया था कि सबमिट कीजिए आप क्लाइमेट चेंज के लिए क्या नेशनली डेवलप किए हैं प्लान। इंटरनेशनली छोड़ दीजिए, आपने अपने घर में क्या प्लान बनाया है कि हम भाई अर्थ का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे। एक और स्लाइड है आपके सामने जिसमें लिखा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सबसे पहली बात जानिए, ये उन कंट्रीज का अलायंस है जहां पर सन की जो रेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं या काफ़ी देर तक रहती हैं। जैसे अगर आप ज्योग्राफी देखे होंगे तो जो इक्वेटर के ऊपर और नीचे का रीजन होता है उनमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। इसमें ही सन मूव करता है ऊपर और नीचे। तो ये जो एरिया है ये कुल मिलाकर के ज़्यादा सनशाइन पाता है, इसीलिए इनको सनशाइन कंट्रीज़ कहा जाता है। और ये 106 सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस कर रखा है कि हाँ, जो हम एफिशिएंसी है अपने फ्यूल्स की उनको फॉसिल फ्यूल से ना डेवलप करके हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव के तहत थर्ड पॉइंट आप देखिए तो वर्क फॉर एफिशिएंट कंजप्शन ऑफ सोलर एनर्जी बनाएंगे। सोलर एनर्जी से अपने सारे कंजप्शन को हम करेंगे। ये कब हुआ था? सेकंड नंबर पॉइंट में पेरिस में हुआ था 30 नवंबर 2015 को। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण, हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी साहब ने 2015 में ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने प्रपोज किया था इस चीज़ को, ठीक है। इन अ स्पीच 2015 में जो उन्होंने वेम्बले स्टेडियम लंदन में दिया था उसमें इन्होंने इस बात का जिक्र किया था। और ये जो सनशाइन कंट्रीज़ हैं, यहाँ स्पेलिंग सर्च कीजिएगा, इन एन की जगह इन अ स्पीच। और जो ये सनशाइन कंट्रीज़ हैं इनको उन्होंने कहा था सूर्यपुत्रा, सन ऑफ द सन, सन्स ऑफ द सन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से सन जो है आपका सूर्य, उसकी उपस्थिति बनी रहती है जिससे जो आपकी सोलर एफिशिएंसी वो काफ़ी अच्छी डेवलप। जब आप सोलर पैनल लगाते हैं तो आप देखते हैं रोटेटरी सोलर पैनल्स लगाए गए या इस एंगल पे लगाए गए जबकि लाइट उस पर बहुत ज़्यादा पड़े ताकि उसकी एफिशिएंसी पूरी इस्तेमाल हो सके। तो ये सारे वो टॉपिक्स थे जिनको आपने इस UGC नेट या फिर फर्स्ट पेपर कह लें या सेकेंड पेपर कह लें, इन्वायरमेंट सेक्शन से रिलेटेड हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, वीडियो स्प्रेड ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए, बेनिफिट उठाइए, दूसरों से कहिए बेनिफिट लें, इनमें आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें मिल रही हैं जिससे आप क्रैक कर सकते हैं। फॉर एनी इंक्वायरी और द लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड क्लासेज यू कैन कॉल मी एट 9452220757। आपको स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहा होगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।
कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।